वेलकम बैक एवरीवन। यूपी पीसीएस के 26 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन सी दो स्त्रियाँ थीं? कौन सी दो स्त्रियाँ थीं रामानंद के 12 शिष्यों में से? पद्मावती सुरसरी, पद्मावती मीरा, मीरा सुरसरी या फिर धन्ना मीरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावती और सुरसरी। रामानंद के 12 शिष्यों में जो हैं वो दो स्त्रियां थीं ये। तो देखिए, रामानंद के 12 शिष्यों में दो स्त्रियां पद्मावती व सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सैना, पीपा और सधना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है? किसके? रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य या फिर महाप्रभु चैतन्य? तो रामानंद तो है नहीं, रामानुजाचार्य पे नहीं है, श्रीमद वल्लभाचार्य पे नहीं है। यह है ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिए, सीधा सीधा पूछा जाएगा। अब देखिए, इनका जन्म अगर देखें तो 1486 ईस्वी में नवद्वीप, बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी था और पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या फिर गौरांग कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम विशंभर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शैव संत ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया? कौन सा शैव संत था जिसने पल्लव राजा का नाम क्या, महेंद्र वर्मन को कौन सा धर्म स्वीकार करवाया? शैव धर्म स्वीकार करवाया। संत अप्पार, संत रविदास, संत रामानंद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संत रविदास तो है नहीं, उसका उत्तर इनमें से कोई नहीं भी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए या सी में से इसका आंसर जरूर है। तो क्या है, किस शैव संत ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन, मतलब महेंद्र वर्मन को संत अप्पार ने। तो शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया। और पल्लव राजा संत अप्पार जो है वो क्या था, शैव संत था, एक शैव संत था जिसने महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया। ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध किससे है बताइए? ब्रंटलैंड कमीशन किसानों की समस्या से, महिला सशक्तिकरण से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत पोषणीय विकास से या फिर जलवायु परिवर्तन? देखिए, इसका आंसर यही हो जाएगा, सतत पोषणीय विकास से, ऑप्शन नंबर ए। तो 1987 का ब्रंटलैंड कमीशन या आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में योगदान दिया गया। रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की बात की। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्णा नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? कृष्णा नदी जल विवाद हो गया, नर्मदा नदी जल विवाद हो गया, कावेरी नदी जल विवाद हो गया। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा का कहाँ कहाँ पर है? एक तो कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में भी है। तो वी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कृष्णा नदी का जो जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करने से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताई जाने से शुरू हुई। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना, तो तेलंगाना भी है इस विवाद में शामिल। क्वेश्चन नंबर 6 है, सलाल परियोजना का संबंध किस नदी से है? ये इम्पोर्टेंट है। सलाल परियोजना, जम्मू कश्मीर की सलाल परियोजना का संबंध है चिनाब रिवर से। किससे? चिनाब नदी से, बी। तो देखिए, सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चेनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ये तो आसान सा प्रश्न है। क्या है इसका उत्तर? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और कैसे बनती है रेगर? बेसाल्ट लावा के टूटने से, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो काली मिट्टी है। इसको काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है रेगुर सोयल। और भारत को
कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। और भारत में कपास एक खरीफ की फसल है और इसे पक कर तैयार होने में कितना समय लगता है? 6 से 8 महीने का समय लगता है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला का प्रमुख भंडार मिलता है? देखिए, भारत में लिग्नाइट कोयला है तमिलनाडु में। अब इनमें से कौन सा क्षेत्र? झरिया तो झारखंड में, तो नेवेली जो है ना, नेवेली है तमिलनाडु में। कहाँ पर है नेवेली? नेवेली है तमिलनाडु में। अच्छा, अगर पूछा जाए कौन सा कोयला सबसे अच्छा रहता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि एंथ्रेसाइट में जो है कार्बन का परसेंट कम से कम 90+ होता है। तो सबसे अच्छे कोयले की पहचान क्या है? उसमें उतना ही अच्छा, मतलब उतना अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार जो है तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला है और यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। अगर एंथ्रेसाइट के बाद बात की जाए दूसरे नंबर पर जिसमें कार्बन का परसेंट पाया जाता है, तो वो है बिटुमिनस। फिर लिग्नाइट, पीट वीट इस तरह से चलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं, तो कोरियोलिस बल तो चाहिए इसके लिए। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन भी चाहिए, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। निम्न वायुदाब चाहिए, उच्च वायुदाब की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, कोरियोलिस बल की उपस्थिति एवं निम्न वायुदाब का क्षेत्र चक्रवात बनने के प्रमुख कारण है। और उच्च वायुदाब जो है चक्रवात की उपस्थिति का कारक नहीं है, निम्न है वो। क्योंकि जब एयर प्रेशर गिरता है तभी भूकंप आते हैं, ये आती है, तेज़ आंधी चलती है और फिर वर्षा होती है, और चक्रवात भी तभी आता है, उच्च वायुदाब में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ बनता है? कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, इनमें से कोई नहीं, विषुवत वृत्त के निकट। तो यह है, देखिए, अर्थ बीच से एक रेखा खींची दी 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर या भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये ऊपर नीचे दोनों की तरफ बनते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विषुवत वृत्त के निकट। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है, याद रखिए। और सूर्यताप, उच्च सूर्यताप निम्न वायुदाब होने से अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के ऊपर उठती है। तो यहाँ है ये क्षेत्र, क्योंकि सबसे तेज़ यहाँ पर सनलाइट चमकती है ना इक्वेटर पे, फिर एकदम से क्या होगा, तीव्र गति में वर्षा होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद वो वर्षा जो है वो बंद हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इनमें से? देखिए, पहला स्टेटमेंट है, ध्वनि द्रव्य की तुलना में गैस में अधिक तेज गति से गमन करती है। दूसरा है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। तीसरा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ध्वनि पतली होती है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ध्वनि की जो आवृत्ति है वो कम होती है। ए और सी यहाँ पर गलत हैं क्या? देखिए, पहली बात तो निर्वात में जो है वैक्यूम में जो है ध्वनि मतलब साउंड गमन नहीं कर सकती। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज चलता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमको गलत ढूंढना है। ध्वनि द्रव्य की तुलना में गैस में अधिक तेज़ी से गमन करती है, ये गलत है। ध्वनि सबसे तेज़ गमन करती है ठोस में, ठोस के बाद ध्वनि गमन करती है द्रव में, और द्रव के बाद सबसे कम जो है वो गैस में गमन करती है, इसलिए पहला वाला गलत है। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ध्वनि जो है वो पतली होती है, सही है इतना स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, गलत है। देखिए, ध्वनि का मोटा या पतला होना पहले ही बता चुका हूँ मैं कि तारत्व पर निर्भर करता है, जो पिच होता है ना, पिच उस पर निर्भर करता है, ना कि फ्रिक्वेंसी पर। तो पहला वाला भी गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है, तो गलत ही हमको ढूंढना है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ए और सी यहाँ पर गलत है। तो देखिए, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि की आवृत्ति 3 अवस्थाओं में इस प्रकार है, ठोस में सबसे अधिक, द्रव में सबसे कम, तथा द्रव में उससे कम, तथा गैस में होती है सबसे कम। आवाज़ का मोटा या पतला होना तारत्व पर निर्भर करता है, मतलब पिच पर, ना कि फ्रिक्वेंसी आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। आकाश का नीला दिखाई देना
समुद्र का नीला दिखाई देना, स्विमिंग पूल का नीला दिखाई देना। अब है क्या ये? उपर्युक्त में से बताइए कौन सा इल्यूज़न है? इल्यूज़न मतलब दृष्टि भ्रम। तो देखिए, आकाश का नीला दिखाई देना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। ये दृष्टि भ्रम है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। समुद्र का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये भी होता है, दिखाई देता है लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में, तो ये भी दृष्टि भ्रम है। स्विमिंग पूल का नीला दिखाई पड़ना भी एक दृष्टि भ्रम है। तो तीनों के तीनों दृष्टि भ्रम है, ये इल्यूज़न है, मतलब ऐसा होता है लेकिन ऐसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 2 3। तो देखिए, उपर्युक्त तीनों घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। जो दृष्टि भ्रम है, इल्यूज़न है, अर्थात ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मृग मरीचिका का बनना, तारों का टिमटिमाना, कांच के किनारों का चमकना, पानी में पड़ी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। देखिए, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, कांच के किनारों का चमकना अपवर्तन, पानी में पड़ी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन। इनमें से कोई भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग मरीचिका का बनना या फिर माइरे जिसको बोलते हैं। ये चारों के चारों में एक चीज़ कॉमन क्या है? ये चारों के चारों भी दृष्टि भ्रम है, मतलब इल्यूज़न है। ये ऐसा दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है रियल में। तो देखिए, उपयुक्त चारों घटनाएं जो हैं वो दृष्टि भ्रम है, मतलब इल्यूज़न है, किंतु इनमें मृग मरीचिका का जो बनना है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्य तीनों घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉफ़ी के बीज भारत में कौन लेकर आया? यूरोपीय व्यापारी, पुर्तगाली, मुस्लिम, सूफ़ी, बाबा बूदन या फिर इनमें से कोई नहीं कोई और। तो कॉफ़ी के बीज देखिए भारत में जो लेकर आया उसका नाम है बाबा बूदन, जो एक मुस्लिम सूफ़ी है। तो 17वीं शताब्दी में कॉफ़ी के बीज एक मुसलमान सूफ़ी भारत लेकर आया जिसका नाम बाबा बूदन था। उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में इसकी खेती आरंभ कर दी। इस तरह के प्रश्न पीसीएस में ही पूछे जा सकते हैं। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन से संबंधित रामसर शहर कौन से सागर के तट पर स्थित है? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर और कौन सा काला सागर? अच्छा, ये तो ये पूछ लिया। अगर किस शहर में है रामसर ये पूछ लिया जाता तो ईरान में, याद रखिएगा इसको। कहाँ पर है? ईरान में, वेटलैंड के लिए। तो अरल सागर नहीं है, भूमध्य मेडिटेरियन, मेडिटेरियन भी नहीं है, और क्या काला भी नहीं है, तब क्या है फिर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन। तो देखिए, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में 1971 में एक सम्मेलन वेटलैंड के संबंध में आयोजित किया गया जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और ईरान में है रामसर नामक शहर, याद रखिएगा। अलग से पूछ लिया तो ईरान को याद रखना। तो 15 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना एक बार या 1 से 2 बार, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना जो कल अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि जो भी टेस्ट आता है उसको इग्नोर ना करें, सबकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।